हेलो बच्चों, लास्ट जो हमारी न्यूमेरिकल क्लास थी उसमें मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपको। पहले मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, बाद में इस टॉपिक पे आऊंगा। मेरा क्वेश्चन था एक, ये मैंने आपके सामने यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया था, आपको ध्यान होगा बच्चों। ये यूनिट सेल है, इसमें एक टाइप के पार्टिकल्स है, वो सीसीपी अरेंजमेंट में है। आप देखिए, सीसीपी अरेंजमेंट का मीन क्या होता है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो और सेंटर ऑफ ईच फेसेस पर भी प्रेजेंट हो। देखें, ये सीसीपी अरेंजमेंट है और दिस पार्टिकल इज कॉल्ड, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। तो एक्स इन सीसीपी। और जो अदर पार्टिकल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था मैंने, वो देखिए, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे किया था, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल ये, और एक सेंटर में। तो ये जो दूसरा एलिमेंट है वो इस टाइप का है, उसको मैं वाई मानता हूँ। तो वाई कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द एजेस, एट द फोर एजेस एंड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अब इस अपन को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स कितना आएगा, सीसीपी में है तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 4। कितना आ गया? एक्स एलिमेंट कितने आ गए? 4, क्योंकि कॉर्नर्स पे है और ये सेंटर ऑफ फेस है, तो पर यूनिट सेल अगर काउंट करेंगे तो 4 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ वाई एलिमेंट, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स कैलकुलेट करें तो कहां पर है? 4। तो कहां पर है? एजेस पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना आया? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये आगे दोनों के अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। तो x इज टू वाई ऐसे लिख सकते हैं, x कितना है? 4 इज टू 2, ये इजी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 इज टू 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा? x2y। क्या फॉर्मूला हुआ? x2y फॉर्मूला हो गया आपका। ये जो क्लास पिछली थी उसका एक न्यूमेरिकल जो मैं बता के गया था आपको करना था, वो ऐसे होगा। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी लैटिस। हमें चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र को सीसीपी क्रिस्टल जालक में प्रदर्शित करना है। कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो सीसीपी लैटिस कैसा होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सीसीपी का मीन क्या है। तो बेटा सीसीपी का मीन है कि कांस्टेंट पार्टिकल यानी अवयवी कण कॉर्नर पे होने चाहिए, कोनों पर, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर यानी सेंटर ऑफ ईच फेसेस पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय छिद्र को, और फिर रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्यूब बना रहा हूं आपके सामने। ये इसके 8 कॉर्नर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ठीक है,
अब इसमें अपन को कट लगाना है, क्योंकि लैटिस बनाना है, तो सबसे पहले आपका जो कट होगा वो वर्टिकल कट होगा। कौन सा? वर्टिकल। और उसको अपन ऐसे मिला, ठीक है। फिर आपका जो कट होगा वो हॉरिजेंटल होगा। कौन सा? हॉरिजेंटल कट। और उनको भी आपको ऐसे मिलाना है। ये हॉरिजेंटल कट हो गया। अब एक कट आपको इस सेंटर में से लेना है। देखिए ये मैंने अगला कट लगा दिया, थर्ड। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है। कर दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है। तो अब देखिए ये लैटिस बन गया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ फेसेस पर आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करना है, यानी फलक के केंद्र पर अवयवी कणों को प्रदर्शित करना है। तो अपर सेंटर ऑफ फेस दिस, लोअर सेंटर ऑफ फेस दिस, लेफ्ट सेंटर ऑफ फेस दिस, राइट सेंटर ऑफ फेस दिस, फ्रंट सेंटर ऑफ फेस दिस एंड बैक सेंटर ऑफ फेस दिस। अब आपको कौन कौन से कांस्टेंट पार्टिकल लेने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। तो 4 अवयवी कण लिए, 1 2 3 4। इनको आप स्ट्रेट लाइन से टच करें। ये देखिए इसको इससे मिलाएंगे तो डायरेक्ट इधर आके मिल जाएगा। तो दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन सा वॉइड होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? सुन में आया? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, नोट्स में बना हुआ है, वहां से आप और क्लियर कर सकते हैं। अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सीसीपी लैटिस में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड था। अब अपन बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। वापस से लैटिस बनाएंगे। इस बार मैं थोड़ा बड़ा लैटिस बना रहा हूं। देखिए इनको अपन टच करते हैं। ये मैंने क्यूब बना दिया। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 पर अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। अब आपको वर्टिकल कट लगाना है। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल कट लगाने जा रहा हूं मैं। ये आपका वर्टिकल कट हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। ये देखिए ये मेरा जो कट है वो हॉरिजॉन्टल है। कौन सा कट है? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। वर्टिकल को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और एक बिल्कुल सेंटर में से इसको कट लगा रहा हूं मैं। आप देख लें, ये सेंटर में से कट लगा दिया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है, और इसे इससे टच करना है। और अब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, उनको फलक के केंद्र पर यानी सेंटर ऑफ फेस पर रिप्रेजेंट करना है। ये अपर सेंटर ऑफ फेस हो गया, ये लोअर सेंटर ऑफ फेस हो गया, ये राइट सेंटर ऑफ फेस हो गया, ये लेफ्ट सेंटर ऑफ फेस हो गया, ये बैक सेंटर ऑफ फेस हो गया, ये फ्रंट सेंटर ऑफ फेस हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करते समय, अष्टफल के छिद्र को प्रदर्शित करते समय आपको ओनली सेंटर ऑफ फेस पर
यानी फलक के केंद्रों पर जो अवयवी कण है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, उन्हीं को लेना है, उसके अलावा किसी को भी नहीं लेना है। अब देखिए कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यही है सेंटर ऑफ फेसेस। इनको आप स्ट्रेट लाइन से टच करें, देखिए ये मैंने टच कर दिया, इनको ये मैंने टच कर दिया है, ये मैंने टच कर दिया है, और इनको भी मैंने टच कर दिया। ध्यान से देखें, इसको इससे टच किया, इसको इससे टच किया, इसको इससे टच किया, और इसको इससे टच कर दिया। अब बीच में दो बचे हुए हैं, इन दोनों को जो फ्रंट और बैक के सेंटर पर है, उनको इन चारों से टच करना है। कैसे, आप देखिए, ये से टच कर दिया, फिर इसको बिल्कुल नीचे लेके आओ, ये नीचे लिया है, इसको नीचे वाले से, फिर नीचे वाले को इससे टच करना है, और फिर ऊपर वाले को इससे टच करना है। ये देखिए टच कर दिया, ऊपर और नीचे वाले कांस्टेंट पार्टिकल्स को फ्रंट और बैक के सेंटर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल है उससे टच कर दिया ना। ऐसे ही लेफ्ट और राइट में जो कांस्टेंट पार्टिकल है सेंटर ऑफ फेस पर, उसको भी इन दोनों से टच करना है। कैसे, आप देखिए, ये टच किया, इसको मैंने इससे टच कर दिया, फिर इसको इससे टच किया, और इसको इससे टच किया। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको ध्यान हो तो मैंने एक बार ऐसा डायग्राम बनाया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ये जो डायग्राम बना है बिल्कुल वही है। ये देखिए, ये चार, 1 2 3 4 टच कर दिया, एक को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और एक को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों। अब इन ऊपर वाले को इससे टच किया, इसको नीचे वाले से टच किया, नीचे वाले को इससे टच किया, और इसको मैंने इससे टच कर दिया, बन गया। फिर इसको मैंने इससे टच किया, इसको मैंने इससे टच किया, और इसको इससे टच कर रहे हैं, और इसको इससे टच कर रहे हैं। ये जो डायग्राम बना वो यहाँ पे बना है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिप्रेजेंटेशन है। किसका है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं समझता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब मैं जो अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है पैकिंग एफिशिएंसी। वो कौन सा है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन जो बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट में, पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी। हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, संकुलन क्षमता। हिंदी में क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, मैंने एक बार पहले बताया था, और वो डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस occupied by the constituent particles. Fraction of the total space in crystal lattice occupied by the constituent particles is called packing efficiency. यानी हिंदी में अगर अपन इसकी बात करें कि संकुलन क्षमता क्या होती है, तो कुल आयतन का गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, कुल आयतन का गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला है। हिंदी में बोले तो गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का कुल आयतन, बटा घन का कुल आयतन। तो यहाँ पे जो इकाई कोशिका यूनिट सेल उसको अपन क्यूब मान सकते हैं, वही तो होता है क्यूब।
तो क्यूब का नहीं, इकाई कोशिका, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ये तो पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन क्षमता है, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो ये जब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, तो अब हमको तीन टाइप के लैटिस हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय, दूसरा होता है फलक केंद्रित, और तीसरा होता है काय केंद्रित क्रिस्टल लैटिस। इनकी संकुलन क्षमता हमको निकालनी है, तो इनकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए डेरिवेशंस आएंगे, और वो डेरिवेशंस एक के बाद हम एक लेंगे, ठीक है। रोको तो बच्चों, ये संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत संकुलन क्षमता समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एक टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ संकुलन क्षमता का, वो कौन कौन से हैं वो आप ध्यान दें। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी का, वो है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग efficiency of SCP unit cell, SCP unit cell, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। SCP का मीन क्या होता है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग यूनिट सेल में आपको पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करनी है। तो हिंदी में बोले सरल घनीय इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना, सरल घनीय इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल घनीय क्रिस्टल जालक में संकुलन क्षमता की गणना, दोनों ही सही है। तो सबसे पहले आपको सरल घनीय यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप ध्यान दें, मैंने यूनिट सेल बना दी, इकाई कोशिका, देख रहे हैं आप। इसके अवयवीकरण कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होंगे, एससीपी में, ओनली कॉर्नर्स पर, कोनों पर, और कहीं नहीं होंगे ना, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8, ये क्यूब है, यूनिट सेल है, प्रिमिटिव। कौन सी है, प्रिमिटिव आद्यकर कोशिका हिंदी में बोलते हैं। अपन ये मानते हैं कि जो एज है क्यूब की वो ए है, यानी घन की भुजा कितनी मानी, ए। और ये जो गोले आप देख रहे हैं कोनों पर, कॉर्नर्स पर स्फीयर जो देख रहे हैं, उनके रेडियस हम सपोज करते हैं, सपोज दैट रेडियस इज स्मॉल आर। तो हम मानते हैं सपोज एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू स्मॉल ए, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज स्मॉल आर। In the primitive unit cells, constant particles are present only at the corners, touches with each other. एक दूसरे को टच भी करते हैं। अगर इनका पूरा स्पेस, पूरा डायग्राम बनाए तो ये एक दूसरे को टच करते हुए रिप्रेजेंट होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा है आद्यकर कोशिका में अवयवीकरण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स कैलकुलेट करना है, सभी में करना पड़ेगा। तो पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉर्नर्स पे है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो कितना आएगा, 1। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स की जगह अपन स्फीयर भी लिख सकते हैं, 1/8 × 8, तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। अब वॉल्यूम
ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वन स्फीयर का वॉल्यूम तो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल भी 1 ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, तो आपका वही आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको क्या करना है बेटा आगे, क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होगा। अब मान लो मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह देता हूं। अब मैंने कहा बेटा कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर टचेस विद ईच अदर, तो ए और बी, मान लो ये आपका स्फीयर ए हो गया और ये आपका स्फीयर बी हो गया। मैंने ये कहा था कि ये जो डिस्टेंस है वो ए है, ये मान लो स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, क्योंकि आप रेडियस ऑफ स्फीयर कितना मान के चला, स्मॉल आर, और ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2r के। किसके इक्वल होगा? 2r के। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ? ए क्यूब आप लिखते हैं, ए क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। आगे अभी मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम का क्यूब कितना है? 2r क्यूब। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आगे अपन क्या बात करने जा रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 2r का होल क्यूब। हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, तो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब, ये लिखूंगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आपका आर क्यूब कैंसिल हो गया है। आगे देखिए, आगे इसको बढ़ा रहे हैं, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू 1/8, यही आ रहा है बेटा, और कुछ नहीं बचेगा। आगे ये 2 आ गया, ये 11 आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 11/21, 11/11, 3 7 जा 21। इसको सोल्व करते हैं तो 0.524 आता है। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। अब अपन को क्या निकालना है? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा इसको अगर अपन 0.524 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 52.4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52.4%। आया बेटा समझ में? तो मैंने आपको सिंपल क्यूबिक पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी इतना ही बताया था आपको पिछली क्लासेस में, अगर याद हो, 52.4%। ये हमने एससीपी में पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया।
नेक्स्ट क्लास जो कल होगी अपनी, उसमें अपन फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो डेरिवेशन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।